हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस विजन आईएएस एकेडमी। जीएस विजन आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विजय सेमवाल हर बार की तरह कुछ विशेष टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज जो विशेष टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं वो उत्तराखंड से थोड़ा सा हट करके हिंदी ग्रामर को लेकर के है। हिंदी ग्रामर जिससे संबंधित सवाल अनेकों प्रकार के एग्जाम पेपर्स में पूछे जाते हैं। आपके चाहे पीसीएस के एग्जाम्स हो, चाहे आपके ग्रुप सी एग्जाम्स हो, या आपके जितने भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए एग्जाम्स होते हैं, वहां पर आपको हिंदी के एग्जाम या हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं उससे संबंधित पोर्शन देखने को मिल जाता है। आज हम हिंदी व्याकरण के शुरुआती पोर्शन को कवर करने का यहां पर प्रयास करेंगे और हिंदी को सरल भाषा में क्या करेंगे हम यहां समझेंगे, जिसको मैंने पहले लेक्चर में शुरू किया है हिंदी व्याकरण के रूप में। और हिंदी व्याकरण में जो पहला अध्याय हमारा होगा वो होगा भाषा से जुड़ा हुआ। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि भाषा क्या है। भाषा के बाद उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे लिपि हुआ, वर्ण हुआ, वर्णमाला हुआ। तो अनेकों प्रकार के तथ्य हैं, अनेकों प्रकार के कंसेप्ट हैं जो कि आपके हिंदी ग्रामर पोर्शन से जुड़े हुए हैं, जिसमें मैंने कहा कि हम जो शुरुआत करेंगे वो जुड़ा हुआ है भाषा शब्द को लेकर के। तो सबसे पहले जब हम हिंदी ग्रामर को पढ़ रहे हैं तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा में जिस शब्द का मैं प्रयोग भाषा के रूप में कर रहा हूं ये एक्चुअल में होती क्या है, किताबी लैंग्वेज क्या कहते हैं और हम इसे सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो भाषा को थोड़ा सा सरल शब्दों में समझते हैं। अब ऐसा हमारे सामने कंसेप्ट है कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। क्लियर? मैंने कहा कि मैं अपनी बात आप लोगों तक रख रहा हूं, पहुंचा रहा हूं, और आप क्या कर रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो और समझ रहे हो। ध्यान से सुनना, मैं अपनी बात आप तक रख रहा हूं, आप मेरी बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, समझ रहे हो, और आपके और मेरे बीच ये जो एक मीडियम है जिससे मैं बात को आप तक पहुंचा रहा हूं और आप मेरी बात को ग्रहण कर रहे हो, यही मीडियम हमारे और आपके बीच का भाषा कहलाता है। अभी मैंने कोई किताबी लैंग्वेज सामने नहीं रखी है, सिंपल सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाषा है क्या, कि मैं अपनी बात आप तक रखूं, आप मेरी बातों को ग्रहण करो, आपके और मेरे बीच का जो माध्यम है वही माध्यम आपका भाषा है। अब चलते हैं किताबी लैंग्वेज में। अब भाषा की जो किताबी लैंग्वेज कही जाती है, ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करे। ध्यान से सुनना कि ऐसा मीडियम है जिस मीडियम के माध्यम से मनुष्य क्या करता है, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का कंसेप्ट रखता है। ऐसी ही विशेष परिस्थिति को, ऐसे ही विशेष कंसेप्ट का नाम भाषा है। क्लियर है? तो किताबी लैंग्वेज क्या कहती है, एक सामान्य जनरल लैंग्वेज में हम कैसे समझ सकते हैं उस पर हमने चर्चा की। तो सिंपल सा भाषा आपका एक मीडियम का काम कर रहा है। दूसरा, हिंदी ग्रामर में जब भी हम भाषा पर चर्चा करते हैं तो भाषा के भी दो प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। क्लियर है? मैंने कहा कि हिंदी व्याकरण जब भी हम लोग देखते हैं, जब भी पढ़ते हैं, तो दो प्रकार के उसके रूप हमारे सामने आते हैं, जिसमें से एक रूप होता है लिखित, एक रूप होता है मौखिक। ज्यादा नहीं आऊंगा इसके अंदर क्योंकि आप लोगों को पता है कि लिखित रूप क्या होता है, मौखिक रूप क्या होता है, लेकिन फिर भी ऐसे भाषा का वो रूप जिसको कि हम लिखने के माध्यम से व्यक्त करें वो लिखित रूप, और ऐसा रूप जिसको हम मुख से बोल करके व्यक्त करें उस रूप को भाषा के रूप में या भाषा के कंसेप्ट में मौखिक रूप की संज्ञा दी जाती है। सिंपल, भाषा के दो प्रकार के रूप हैं, लिखित और मौखिक रूप में। सिंपल सा है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगला, अब जब हम व्याकरण का कंसेप्ट देखते हैं, भाषा चैप्टर पढ़ते हैं, तो हमारे सामने कुछ विशेष शब्द आते हैं, जिसमें से एक शब्द है बोली, एक शब्द है लिपि। जब हम बोली लिपि को कवर करेंगे तो आएंगे ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है। क्लियर?
सबसे पहला स्टेप हमारा है कि बोली किसे कहा जाता होगा। अब बोली को समझने के लिए हमको एक चित्र को यहां पर थोड़ा सा बारीकी से देखना है। मैंने आपके सामने भारत का नक्शा रखा है, ठीक। अब इस भारत के क्षेत्र में उत्तर के क्षेत्र में जाएं तो जम्मू का पोर्शन है, दक्षिण के क्षेत्र में जाएं तो कन्याकुमारी जैसी लोकेशंस मिलती है, इसी तरीके से पूर्व का क्षेत्र, इसी तरीके से पश्चिम का क्षेत्र। कहना क्या चाहता हूं मैं कि इतने बड़े विस्तृत खंड में एक कॉमन सी लैंग्वेज देखने को मिलती है जो कि हिंदी के नाम से जानी जाती है। क्लियर? और एक विशेष टुकड़ा मैं उठाता हूं इस उत्तर पूर्वी के क्षेत्र में, जिसको हम मध्य हिमालय की लोकेशन का इंडिकेशन देते हैं। ये उत्तराखंड का क्षेत्र है हमारा, और उत्तराखंड के क्षेत्र में आपको पता है एक गढ़वाली और एक कुमाऊनी, इन शब्दों का यूज किया जाता है भाषा के रूप में। क्लियर है? अब देखना इसको पर्टिकुलर डेफिनेशन के आधार पर मैं कैसे डिस्क्राइब करता हूं कि बोली भाषा का ही एक छोटा रूप है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि जो बोली है वो भाषा का ही एक छोटा रूप है, लेकिन वो रूप एक निश्चित भूखंड पर बोला जाता है, प्रयोग किया जाता है। जब बोली अपना विकसित रूप धारण कर ले या उसका विकास हो जाए तो वही बोली फिर आगे चल करके भाषा भी बन जाती है। यानी भाषा का ही छोटा रूप आपका क्या है? बोली है, और बोली ही विकसित होकर के भाषा बनती है। दूसरा, लिपि शब्द। अब लिपि है क्या? तो लिपि को समझने के लिए हमारे सामने कुछ शब्द आते हैं, जैसे मैं लिखता हूं देवनागरी। अब देवनागरी में शब्द लिख रहा हूं, देवनागरी सीधा सीधा हिंदी भाषा की लिपि को इंडिकेट करता है। अब आ से लेकर के ज्ञा तक हमारे पास कुछ वर्ण होते हैं। अब उन वर्णों को जब हम लेखन के रूप में प्रयुक्त करें, चिन्हों के रूप में प्रयुक्त करें, तो उन्हीं लेखन चिन्हों को हम किस नाम से इंडिकेट करते हैं? लिपि के नाम से। तो लिपि क्या है कि वे चिन्ह जिनको हम लेखन रूप में व्यक्त करते हैं, उसी पोर्शन को, उसी आधार को लिपि कहा जाता है। अब एक थोड़ा सा यहां पर महत्वपूर्ण चीज देखना आप लोग कि मैंने आपके सामने देवनागरी शब्द लिखा है, और देवनागरी का सीधा सीधा संबंध है कि जो हिंदी भाषा होती है, इस हिंदी भाषा की लिपि ही देवनागरी है। हम पंजाबी भाषा की बात करते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, ठीक। मैं संस्कृत भाषा का यूज कर रहा हूं, उल्लेख कर रहा हूं, मराठी भाषा का उल्लेख कर रहा हूं, नेपाली भाषा का उल्लेख कर रहा हूं, उनकी लिपि भी क्या है? आपकी देवनागरी। तो कभी कभार ऐसे सवाल भी बन जाते हैं कि बताइए कि जो निम्नलिखित कथन है वो सही है या गलत है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, और मैंने कहा कि हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि तो है, लेकिन देवनागरी जो लिपि है ये हिंदी के अलावा मराठी भाषा में भी देखने को मिलती है। मराठी के अलावा नेपाली भाषा की भी लिपि देवनागरी ही है। और मैंने एक शब्द आपके सामने रखा कि भाषा जो पंजाबी है इसकी लिपि गुरुमुखी है। तो दिखाई क्या दे रहा है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि है, लेकिन एक से अधिक जो भाषाएं हैं उनमें एक लिपि भी प्रयुक्त की जा सकती है। थोड़ा सा समझना इस चीज को। मैंने कहा कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, लेकिन एक से अधिक भाषाओं के लिए हम एकमात्र लिपि का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको देवनागरी के साथ देखने को मिल रहा है। तो ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आते हैं कि बताइए ये कथन सत्य है कि असत्य है। वो चीज लिपि के साथ जुड़ा हुआ है। अगला ध्वनि शब्द है, और ध्वनि के साथ मैंने वर्ण को शामिल किया है। अब देखना जरा, ध्वनि और वर्णों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ध्वनि और वर्णों में क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस, माना आपके पास कुछ वर्ण है आ से लेकर के ज्ञा तक, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करूंगा। अभी सिंपल सा आपके पास आ से लेकर के ज्ञा तक वर्ण है। जब तक मैं इनको मुख के माध्यम से बोल रहा हूं तब तक वो ध्वनि की कैटेगरी में है,
और जब मैं इन ध्वनियों को लेखन के रूप में व्यक्त कर देता हूं तो वही कंसेप्ट आपका चेंज हो जाता है और वर्ण की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। तो जब तक हम उसे लिखित रूप में ना शामिल कर दे तब तक वो ध्वनि, और जब हम उसको लिखित रूप में शामिल कर दे तो वो आपका वर्ण कहलाएगा। यहां पर एक कॉमन सा सवाल आता है कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ध्यान से, किताब में इसके लिए शब्द का यूज वर्ण किया गया है। ठीक है, तो ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, इस पर हमने चर्चा की। लेकिन वर्णों को थोड़ा सा और खोल के देख लेते हैं कि वर्ण एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से किसे कहा जाता होगा। ठीक है, देखना, मैं कुछ वर्ण लिखूंगा और उन वर्णों को मैं तोड़ने की जब कोशिश करता हूं, माना मैंने लिखा ई, ठीक है, जब मैं इस ई वर्ण को लिखता हूं तो वर्ण की डेफिनेशन क्या कहती है कि हम इस प्रकार के पोर्शन को इससे नीचे नहीं तोड़ सकते, यानी इनका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। सीधा सीधा आपके पास एग्जाम में सवाल कैसे बन सकते हैं कि बताइए ये कौन सी स्थिति है या कौन सा पोर्शन है जिसका और अधिक खंड नहीं हो सकते हैं, तो खंड जिसके ना हो वही पोर्शन आपका वर्ण है। अब वर्णों से विभिन्न प्रकार के सवाल आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे कॉमन सा सवाल आता है कि बताइए कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, मूल संख्या कितनी होती है। क्लियर है, और कौन कौन से वर्णों का फिर आगे चल करके हमने विकास किया है। तो ध्यान से इस चीज को देखना, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब जिस शब्द को मैंने वर्ण की संज्ञा दी है, ये वर्णों की यदि मैं कुल संख्या की बात करूं तो कुल संख्या वर्णों की वर्तमान में है 52। ध्यान से ये चीज आप नोट आउट भी करते हुए चलना कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो उसका जवाब मैंने कहा है कि 52 है। लेकिन यदि मेरे पास सवाल आए कि वर्णों की मूल संख्या कौन सी थी, कितनी थी, तो मूल संख्या पर यदि सवाल आता है तो मूल वर्णों की जो कुल संख्या थी वो 49 है, 49। ध्यान से, कुल वर्णों की वर्तमान में संख्या 52, लेकिन मूल वर्ण पूछा जाए तो मूल वर्णों की संख्या 49 थी। तो बीच में डिफरेंस किस चीज का आया? बीच में डिफरेंस ये आया कि जब शुरुआत में 49 वर्ण थे तो 3 ऐसे वर्णों का विकास हुआ जो हमने फिर वर्णों की कैटेगरी में शामिल किया, और अंततः फाइनल रूप में हमारे सामने 52 ये डिजिट आई। कौन कौन से थे वो, उसको जरा ध्यान से देखना। तो ड, जिसके नीचे हमारे पास बिंदु नुक्ता के रूप में लगा हुआ है, इसी तरीके से ढ, और इसी तरीके से जिसको कि श्र कहा जाता है। ये 3 ऐसे वर्ण हैं जिनका विकास समय के साथ हुआ, और 49 से फिर वर्णों की कुल संख्या हमारे पास 52 आ चुकी, जो कि वर्तमान में भी है। तो सिंपल सा, वर्णों की मूल संख्या 49 और वर्तमान में कुल संख्या पूछी जाए तो वो संख्या आपकी 52 है। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखना कि वर्ण है और दूसरा शब्द मैंने लिखा हुआ है वर्णमाला। अब आ से लेकर के ज्ञा तक हमें मालूम है कि टोटल 52 प्रकार के वर्ण हैं, और जब मैं उन 52 प्रकार के वर्णों में से कुछ वर्ण उठा देता हूं, कुछ चुनिंदा ही उठा लिए मैंने, और उनको मैं क्या कर देता हूं, एक व्यवस्थित रूप दे देता हूं। ध्यान से, मैंने कहा कि मैं जब उन वर्णों में से 52 प्रकार के वर्णों में से कुछ उठाए वर्ण और उन वर्णों को व्यवस्थित रूप दे दिया, उसको क्रमबद्ध तरीके से लगा दिया, तो ध्यान से देखना कि जब भी वर्णों को व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध रूप से लगाया जाता है तो वर्णों का वही व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब हमारी जो गतिविधियां हैं, जो हमने काम करना है इस चैप्टर में, वो यही है कि अलग अलग प्रकार की कैटेगरी देखनी है कि वर्णों के कितने प्रकार के विभाजन हो सकते हैं। स्वर और व्यंजन का आपने नाम कॉमनली सुना होगा। तो आगे देखते हैं। अब देखना, मैंने आपके सामने एक पूरा चार्ट रखा है वर्णमाला का, वर्णों का, जो कि आ से शुरू होता है और ज्ञा तक है।
लेकिन मैंने कहा कि समय के साथ ड, भ और जो श्र है इन तीनों का क्या हो चुका था, विकास हुआ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर? यहां तक आसन याद रखें और 3 महीने का टोटल प्रकार के 52 वर्ण है। अब देखना थोड़ा सा एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि जो वर्ण होते हैं इन वर्णों का विभाजन हमको करना है कि वर्ण एक्चुअल में कितने प्रकार के होते हैं बड़ी बड़ी कैटेगरी के रूप में। तो ध्यान से देखना कि जो वर्ण है उनको हम मूलतः कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं, 2 भागों में, जिसमें से एक स्वर होता है और दूसरा आता है व्यंजन। समझेंगे कि स्वर किसे कहा जाता है और व्यंजन किसे कहा जाता होगा। ठीक है? वर्ण पहले कैटेगरी मैंने स्वर के रूप में यहां पर डिवाइड की है। अब स्वर होते क्या होंगे, तो स्वर के लिए जिस परिभाषा या परिभाषा का प्रयोग किया जाता है वो यही है कि ऐसे वर्ण जिनको हम स्वतंत्र रूप में प्रयोग करते हैं, उच्चारित करते हैं। अब कैसा उच्चारण है, क्या इसके पीछे की कहानी है, थोड़ा सा समझते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जिसको कि मैंने वर्ण स्वर कहा, और स्वर के बारे में मैंने बोला कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अब कैसे स्वतंत्रता की बात ये कर रहा है, तो जब हम व्यंजनों में पहुंचेंगे तो व्यंजनों में हम क्या देखते हैं कि जब भी व्यंजनों का उच्चारण होगा तो वो मुख के जो स्वर तंत्रिकाएं हैं वो किसी न किसी अंग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। लेकिन कहा जाता है कि जो स्वर होते हैं इन स्वरों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, उच्चारित होते हैं। एक सामान्य सी डेफिनेशन है, आगे चल करके इसमें भी कहीं कहीं मतभेद देखने को मिल जाता है। तो सिंपल तरीके से आप इसकी डेफिनेशन याद रखना कि स्वर वे होते हैं, वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। क्लियर? आप देखना इन स्वरों पर जो सवाल बनते हैं वो इनकी संख्या को लेकर के है और कितने प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है वो काफी महत्वपूर्ण पोर्शन बनता है। अब देखना मैंने 3 प्रकार की कैटेगरी आपके सामने रखी है, ठीक, जिसमें से एक है मूल स्वर, दूसरा है उच्चारण की दृष्टि के आधार पर, और तीसरा है कि जो लेखन की दृष्टि है उसके आधार पर स्वर क्या है। स्वर हमने समझ लिया है कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं हमारे स्वर तंत्रिकाओं के माध्यम से। ठीक है, कहीं पर वो स्पर्श होता हुआ नहीं दिखाई देता, ये कॉमन से एक लैंग्वेज है, लेकिन आगे चल करके उस जो स्वर तंत्रिकाएं हैं उनके साथ भी स्वरों को जोड़ दिया जाता है कि कहां से किस वर्ण का उच्चारण होता है। देखना अब जो मूल स्वर है, स्वरों पर मैं आ रहा हूं और स्वरों का क्लासिफिकेशन में कर रहा हूं। ठीक है, तो सवाल क्या बनता है कि बताइए मूल स्वरों की टोटल संख्या कितनी होती है। ध्यान से, मैंने कहा कि मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। मैंने आपके सामने कुछ वर्ण लिखे हैं, कुछ स्वर लिखे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना जिस संख्या को मैं 11 के यहां 11 करके इंडिकेट कर रहा हूं वही 11 क्या है, आपके मूल स्वरों की संख्या है। सिंपल सा, मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11, और वो 11 कौन से हैं वो आपके सामने लिखा है। ठीक, अब थोड़ा सा देखना, सवाल के रूप में मैंने आपके सामने ये दूसरा क्लासिफिकेशन रखा है कि बताइए उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, और तीसरा है कि लेखन के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। तो एक चीज यहां पर क्लियर कर देते हैं कि ये जो री है, क्लियर है, इस री का प्रयोग, री ऋषि वाला, इस री का प्रयोग हिंदी व्याकरण में लेखन की दृष्टि से किया जाता है। ध्यान से, मैंने कहा कि ऋषि का जो री है इसका उपयोग हिंदी व्याकरण में लेखन के आधार पर किया जाता है। तो यदि मैं इन 11 में से इस री को हटा दूं तो कैटेगरी बन जाती है उच्चारण के आधार पर, और जब मैं इस 11 में से एक री को हटा देता हूं तो उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या बन जाती है वो है 10। क्यों? क्योंकि मैंने री को हटा दिया है। क्लियर है? तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, इजीली है, छोटी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में जो पॉइंट्स काटने का काम करती हैं वो ऐसी ही चीजें होती हैं। क्लियर?
तीसरा क्लासिफिकेशन है कि लेखन की दृष्टि के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है। क्लियर? तो देखना, जब मैं मूल स्वरों पर आता हूं तो मूल स्वर में री को भी शामिल किया था, और जब हम उच्चारण की दृष्टि की बात कर रहे थे तो हमने एक लाइन कही थी कि री का प्रयोग केवल लेखन की दृष्टि से किया जाता है। क्लियर? लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि आप हिंदी में आगे चल करके आयोग वाह का उल्लेख भी किया जाएगा। क्लियर है? आयोग वाह नाम के जो वर्ण होते हैं वो अंग और आहा है। ध्यान से देखना जरा इस चीज को। तो जो आयोग वाह होते हैं, अंग और आहा, आगे चल करके समझेंगे कि है क्या एक्चुअल में ये दो चीजें, दो वर्ण क्या विशेषता को दर्शाते हैं। तो आयोग वाह अंग और आहा को हम लेखन की दृष्टि के आधार पर स्वरों में शामिल कर देते हैं। ध्यान से, री तो है ही लेखन की दृष्टि के आधार पर, लेकिन इसके साथ साथ हम अंग और आ को भी लेखन के आधार पर स्वरों के रूप में शामिल कर देते हैं। तो 11 तो आपके शुरू से ही थे जो मूल के रूप में है, लेकिन जब हमने इन दो को भी शामिल किया तो इसका जो डिजिट बन जाता है वो टोटल 13 है। यानी लेखन की दृष्टि के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 13 हो चुकी है। तो सिंपल से 3 हमारे सामने स्टेप्स हैं। मूल स्वरों की संख्या 11, उच्चारण की दृष्टि के आधार पर 10 और लेखन के आधार पर जो है 13 संख्या हो चुकी है स्वरों। ठीक, इतना। अगला एक दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसको कि मैं व्यंजन की संज्ञा देता हूं। अब थोड़ा सा समझेंगे कि व्यंजन किसे कहा जाता होगा। क्लियर? अब व्यंजन की विशेषता क्या है, यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण, जिनका प्रयोग स्वरों की सहायता से किया जाता है। ध्यान से, मैंने कहा कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण, जिनका प्रयोग स्वरों की सहायता से किया जाता है, ऐसे ही वर्णों को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब कैसे सहायता की जाएगी स्वरों के द्वारा, तो थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। अब मैं सिंपल सा एक आपके सामने वर्ण लिखता हूं जिस वर्ण को क कहा जा रहा है। यह आपका व्यंजन है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्वरों की जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से वर्णों को शामिल करते हैं। ठीक है, मैंने क लिखा है, लेकिन इस क का जो निर्माण हुआ होगा वो किस तरीके से है वो जरा देख लेते हैं। तो इस क का जो निर्माण है वो हलंत के साथ इस स्वर को मिलाकर के होता है। ध्यान से देखना, ये जो क मैंने आपके सामने लिखा है जो कि सामान्य रूप से आपको दिखता है, क्लियर, इसका जो निर्माण होता है वो का, हलंत का, और साथ ही साथ इसमें स्वर भी शामिल है छोटे अ के रूप में। जब तक ये छोटा आ इस हलंत के का के साथ नहीं मिलेगा तब तक इस व्यंजन का निर्माण नहीं होता। हम सामान्यतः लिख देते हैं क, लेकिन बनता कैसे है वो इस तरीके से गतिविधि दिखाता है। अब चाहे वो क हो, चाहे वो ख हो, और चाहे वो आपका कोई सभी प्रकार का व्यंजन हो। क्लियर है? तो व्यंजन क्या होते हैं कि व्यंजनों का निर्माण स्वरों की सहायता से होता है, पहला। दूसरा, ये जो व्यंजन होते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं, क्लियर, तो हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं होती हैं ये किसी न किसी प्रकार के अंग में टकराते हैं। ठीक है, वो अलग से हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसका, जिसको कि हम स्पर्श या वर्गीय व्यंजन की संज्ञा देते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसको और डीपली समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक दो फैक्चुअल चीजें हैं, जिसमें पहला फैक्चुअल चीज ये है कि जो व्यंजन है इनकी मूल संख्या है 33। हमारा एक काम ये भी होगा कि जो हिंदी में 52 प्रकार के वर्ण हैं उन वर्णों को फाइंड आउट करना है एक एक करके। 33 मूल व्यंजनों की संख्या हमारे सामने है, और उन 33 में ये जो मैंने 3 क्लासिफिकेशन आपके बीच रखे हैं उन्हीं को मिलाकर के फिर ये संख्या 33 बन जाती है। जिसमें स्पर्शी की संख्या देखी जाए तो टोटल 25, अंतस्थ की देखी जाए तो 4, और ऊष्मी की देखी जाए तो 4।
ठीक है, तो इन तीनों प्रकार की कैटेगरियों को मिलाकर के जो व्यंजन होते हैं इनकी मूल संख्या 33 आ जाती है। क्लियर इतना? अब हमने क्या करना है कि एक एक करके उठाना है कि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, ऊष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, तो उठाते हैं व्यंजनों को। देखना जरा, अब मैंने कहा कि व्यंजनों के बारे में हम लोग देख रहे हैं और व्यंजनों का क्लासिफिकेशन जो कि पहले रूप में था उसको मैंने स्पर्शी की संज्ञा दी कि स्पर्शी व्यंजन, या इसी को मैंने वर्गीय की संज्ञा दी है। तो ध्यान से देखना कि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन होते कौन से हैं। क्लियर? अब जो पहला नाम है स्पर्शी, इस शब्द को ही समझ लेते हैं। तो स्पर्शी का अर्थ यह है कि ऐसे वर्ण है जो कैटेगरी तो व्यंजनों की है, लेकिन जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो वो स्वर तंत्रिकाओं में कहीं ना कहीं स्पर्श होते हुए निकलते हैं। क्लियर है? इस कारण से हमने उसका स्पर्शी रखा। और वर्गीय क्यों रखा? वर्गीय इसलिए रखा क्योंकि जब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्रत्येक जो वर्ण होता है इसमें, अभी मैं क्लासिफिकेशन करूंगा इसका, तो ये वर्गों में डिवाइड होते हैं, जिनकी मूल संख्या मैंने आपके सामने कहा था कि 25 होती है। तो 25 होते हैं स्पर्शी, या जिसको कि मैं वर्गीय व्यंजन कहता हूं। अब देखते हैं, एक लिस्ट बना देते हैं कि ये 25 कौन कौन से वर्ण हैं। ठीक, तो ध्यान देना, मैं आपके बीच कचट तक का फॉर्मूला रख रहा हूं। अब कचट तक है क्या, आपको पता ही है कि ये हलंत से इंडिकेट होते हैं व्यंजन नॉर्मली हिंदी ग्रामर के अनुसार। ये क जो है अपने वर्ग का पहला सदस्य है। ठीक है, आपको पता ही है कि क के बाद ख, फिर ग, घ, फिर इसी तरीके से ग आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क के बाद ख, ग, घ, ग, इसी तरीके से च के बाद छ, ज, झ और लास्ट में य, टा के बाद ठ, ड, ढ और इसी तरीके से अणा का कंसेप्ट, त के बाद त, थ, फिर द, इसी तरीके से ध, फिर न, प के वर्ग में फ आता है, ब आता है, भ आता है और म आता है। ध्यान से देखिएगा, मैंने 25 प्रकार के वर्णों का उल्लेख आपके सामने किया है, जिसको मैंने वर्गीय की संज्ञा दी, जिसको मैंने स्पर्शी की संज्ञा दी। ठीक है, और कचट तक का फॉर्मूला रखा और कहा कि ये जो पहली पंक्ति है क्षैतिज रूप में, ये क वर्ग के सदस्य हैं। यानी इस वर्ग में देखा जाए, इस पंक्ति में देखा जाए तो सबसे पहला सदस्य इस परिवार का क है। इसी तरीके से चा वाली पंक्ति का पहला सदस्य चा, तो हमने इसको एक फॉर्मूले के रूप में रखा कचट तक। तो देखना, हम अगर क्षैतिज दिशा की ओर चले तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 और 5 संख्या। इसी तरीके से हम वर्टिकली रूप में चले तो 5 क्षैतिज रूप में है और 5 ऊर्ध्वाधर रूप में। तो 5 into 5 यानी 5 गुणा गया 5, टोटल संख्या हमारे सामने हो गई है 25। इनको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने कचट तक देख लिया। तो कचट तक करते हैं कि अपने परिवार के ये बड़े सदस्य हैं, पहले नंबर के सदस्य हैं, इनके अंदर और सदस्य शामिल हैं। तो टोटल मिलाकर के इनकी संख्या मैंने कही 25 है। अब थोड़ा सा देखना, ये तो हमने वर्गों के रूप में विभाजित किया है। अब इसको स्पर्शी क्यों कहते होंगे? तो जब भी हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मैंने कहा कि इसको स्पर्शी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इनका जब उच्चारण करेंगे तो मुख के किसी न किसी अंग से ये स्पर्श होते हैं। ठीक है, और जो हमारी स्वर तंत्रिकाएं हैं, इस स्वर तंत्रिका में सबसे जहां से उच्चारण शुरू होता है, जहां से शब्दों का कंसेप्ट शुरू होता है, वो है कंठ वाला क्षेत्र। ध्यान से, कंठ के ऊपर आते हैं तो हमारे सामने आता है तालु वाला क्षेत्र, और जो वर्ण तालव्य से स्पर्श होकर के निकलते हैं उनको तालव्य कहा जाता है। जो कंठ से स्पर्श होकर के उच्चारित होते हैं उन्हें कंठ वर्ण कहा जाता है। और ऊपर आते हैं तो हमारे पास मूर्धा का क्षेत्र होता है, जब हमारी जो जीभ है वो ऊपर टकराती है। क्लियर? इसी तरीके से हम बाहर आते हैं तो हमारे पास
दंत्य वाला क्षेत्र होता है। दंत्य यानी ऐसे वर्ण जिनका स्पर्श दांत के साथ होता है। ठीक, हम जब और बाहर पहुंचते हैं तो जो होंठ होते हैं, ठीक है, जो होंठ होते हैं जिसको कि मैं ओष्ठ की संज्ञा दे रहा हूं, ये ओष्ठ वाले जो वर्ण होते हैं ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो उच्चारण स्थान है हमारा स्वर तंत्रिकाओं का, वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो सबसे नीचे वाला अंग है कंठ, इसी तरीके से तालव्य, फिर मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ्य, 5 प्रकार की कैटेगरियां। अब फिर मेन काम क्या हमारा? मेन काम ये है कि ये जो 25 वर्ण है, 25 व्यंजन है, इनका ध्यान रखना है कि किस अंग से कौन सा पोर्शन उच्चारित होता होगा। तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट तरीका अपनाना। सबसे आगे यदि मैं वर्णों की बात करूं व्यंजनों की इस कैटेगरी में, तो सबसे ऊपर है क, और उच्चारण जो स्थान है यहां पर सबसे ऊपर है ओष्ठ, है ना। जब कंठ से बाहर आते हैं तो सबसे बाहर हमारा ओष्ठ है, लेकिन सबसे नीचे पर पोर्शन जो है वो कंठ है। तो यहां का नीचे और यहां का ऊपर, इन दोनों को आपस में दिमाग में हमने करना है इसको लिंक, कि जो सबसे नीचे है इसका उच्चारण सबसे ऊपर वाले पोर्शन से होता है। ठीक है, अब हम इसी पोर्शन को नीचे लाएंगे और इसी पोर्शन को ऊपर ले जाएंगे। यानी जब चा वाले की बात होगी तो चा का इस तरफ तालव्य में, जब टा वाले की बात होगी तो वो मूर्धा से उच्चारित होगा, जब ता वाले की बात होगी तो वो दंत से, और जब पा वाले की बात होगी वो ओष्ठ से। हो क्या रहा है कि हम इनका एक कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं कि किस अंग के माध्यम से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है, कौन सा व्यंजन उच्चारित होता है। तो जो सबसे ऊपर था क वर्ग, इसका उच्चारण कंठ से, फिर नीचे आए और यहां से ऊपर गए, चा वाले का उच्चारण तालव्य से, टा वाले का उच्चारण मूर्धा से, ता वाले का दंत से और पा वाले का ओष्ठ से। आते हैं इस बीच से सवाल उठा देगा कोई भी कि बताओ कि छ, बताइए छ किस प्रकार की स्वर तंत्रिकाओं से उच्चारित होता है, स्पर्श होता है। तो इसको इजी तरीके से याद रखने का सिस्टम ये कर सकते हैं आप। जो सबसे ऊपर वो सबसे नीचे, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर। क्लियर है? रटने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल तरीके से। अब देखना, हमने स्पर्शी और वर्गीय की बात की। इसके अलावा जो दूसरा क्लासिफिकेशन आता है वो है व्यंजनों का अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता होगा और कितनी इनकी संख्या है। तो ध्यान देना कि अंतस्थ जो व्यंजन है इनकी कुल संख्या है 4। और कहते किसको है अंतस्थ? कि ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो जीभ है वो मुख के मध्य भाग में है। ध्यान से सुनना कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि जो जीभ है वो मुख के मध्य भाग में स्थित है, तो इन्हीं पोर्शन को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्लियर? टोटल संख्या मैंने कही कि 4 है, और वो 4 है कौन कौन से? जिसमें य है, र है, ल है और व है। ध्यान से मैंने 4 संख्या का इंडिकेशन आपके सामने दिया, अंतस्थ व्यंजन उनको कहा, और वो कौन कौन से हैं? य, ल और व के रूप में। क्लियर? इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी थी वो थी ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। अब इसको भी थोड़ा सा समझेंगे कि ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता होगा। क्लियर? तो शब्द से ही पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है हिंदी में कि आपने ऊष्मीय शब्द बोला तो ऊष्मीय से लिंक कहीं ना कहीं ऊष्मा का होगा। संघर्षी बोला तो संघर्षी का जो इंडिकेशन है, का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं संघर्ष से हो रहा है। और किस चीज की बात की जा रही है? तो मैं कह रहा हूं वर्णों की बात है, व्यंजनों की बात है। तो ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ऊष्मा का संचार हो, ऊष्मा की गतिविधि सामने आए, और ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय संघर्ष करना पड़े। ठीक है, उन्हीं पोर्शन को, उन्हीं व्यंजनों को, उन्हीं वर्णों को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या देखी जाए तो कुल मिलाकर के 4 है। यानी 4 आपके ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन है जो
कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो हमारे सामने जो तीनों प्रकार के श होते हैं, ये तीनों प्रकार के श आपके इसी कैटेगरी में है। साथ ही साथ जो ह होता है, ये ह भी इसी संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजनों की कैटेगरी में शामिल होते हैं और कुल संख्या में लेकर ही 4। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक हमने किया क्या, हमने देखा कि जो व्यंजन है उन व्यंजनों का 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया और मैंने कहा था कि व्यंजनों की जो मूल संख्या है वो 33 है, जिसमें से पहली कैटेगरी स्पर्शी थी या जिसको कि मैंने वर्गीय की संख्या दी, इनकी संख्या टोटल कहा कि 25। इसी तरीके से दूसरा था अंतस्था, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एग्जाम में मार्क्स काटने का काम करती हैं। अंतस्था 4 प्रकार के। इसी तरीके से तीसरा था जिसको मैंने ऊष्मीय या संघर्षी की संज्ञा दी है, इनकी टोटल संख्या भी मैंने कही कि टोटल मिलाकर के ये 4 प्रकार के हैं। तो 25 हमारे सामने स्पर्शी, 4 अंतस्था और 4 आपके बीच ऊष्मीय संघर्षी, तो कुल मिलाकर के संख्या हो चुकी है 33 और यही 33 मैंने कहा व्यंजनों की मूल संख्या है। अभी भी हमारे 52 प्रकार के जो वर्ण हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो पहला काम मैंने आपको कहा था कि वो 52 प्रकार के जो वर्ण हैं उन वर्णों को फाइंड आउट करना ही करना है। क्लियर है? तो आगे कौन कौन से वर्ण बचे हुए हैं, किस किस कैटेगरी में है, किस किस नाम से उनको जाना जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हमने देखा भाषा क्या है, लिपि क्या है, भाषा के रूप क्या थे, बोली क्या थी, बोली के अलावा देखा वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, वर्णमाला क्या है और वर्णों का थोड़ा व्यंजनों तक का जो क्लासिफिकेशन है उतना चर्चा हम आज पढ़ चुके हैं। बाकी इसके आगे की जो सीरीज है वो मैं भाग 2 में शुरू करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।